गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भास्कर, विनीता, श्रुति, एवरीवन। हम स्टैटिक्स की क्लास कर रहे हैं और होपफुली आज इसकी ये लास्ट क्लास होगी। भेज दीजिए, भेज दिए सर। बिल्कुल भेज दिया भाई भास्कर आपने, मैंने देखा आपने कल शायद भेजा था। चलिए मैं उसको बिल्कुल आगे फॉरवर्ड करूंगा। बाकी सभी लोग जिनका भी सिलेक्शन हुआ है भाई वो भेज सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। देखिए हमारी इस फाइल में 100 से भी अबव क्वेश्चंस हैं ओवरऑल, और इन दो क्लास में मैं आपको करा भी चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन अब हमें देखो यहाँ पर कुछ नए सवालों को इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही है कि हर बार आपके पास कुछ नए सवाल होंगे। जैसे कि एक सवाल पूछा गया है, इसको मैं आपको ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी आप बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया ढूंढता हूं आपके लिए। कुछ नए सवाल हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब, यानी जो कोरिलेशन होता है, जो सह संबंध निकाला जाता है, वो क्या बताता है? देखो दो चीजें बताता है सह संबंध, याद करो आप इसमें। एक तो ये बताता है कि संबंध कितना है, 0, 0.1, 0.2, यानी संबंध कितना है, एक तो ये बताता है। और दूसरा ये बताता है संबंध का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। याद करो आप, मैंने बताया कि आर जो होगा वो +-1 होगा, यानी -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। जो दो चीजें बता रहा है, एक तो डायरेक्शन को बता रहा है, प्लस होगा माइनस होगा, और साथ में ये बता रहा है जनरली कि उसकी जो डिग्री है वो कितना रिलेशन होगा। तो हमेशा याद रखना, कोरिलेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को बताता है, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो भी और उसकी जो डिग्री है वो भी बताएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है। द कोरिलेशन फॉर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज। जो कोरिलेशन है फॉर द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज। अगर दो वैल्यूज हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो कोरिलेशन कितना होगा? द कोरिलेशन फॉर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ये तो नहीं कह सकते, ध्यान रखना यहां पर, कि ये परफेक्ट पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव होगा। या मैं इसी सवाल की एक कॉपी करूं और कॉपी करके पूछूं आपसे, तो आपने कहा ये पॉजिटिव होने की तो कंडीशन है, लेकिन ये परफेक्ट पॉजिटिव होगा ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये बात नहीं बताई गई। सेम डायरेक्शन होने पर वो पॉजिटिव होना गारंटेड है। परफेक्ट पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है वो बिल्कुल R1 आना चाहिए। उसकी कोई गारंटी इस सवाल में नहीं दी गई, जैसे इस सवाल में है। अगर मैं इसी सवाल में मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूं, ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूं, तब क्या हो जाएगा सवाल का जवाब? तो ऑलरेडी आप याद कर चुके हो कि तब इसका जवाब नेगेटिव हो जाएगा। अगर दो चीजों का कोरिलेशन जो है वो अदर डायरेक्शंस में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा बिटवीन द टू वैल्यूज, मैं आपको समझा दूं। देखो ये नए सवाल हैं, तो नए सवाल आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और ये कुछ सवाल इस प्रकार का है जैसे बीपीएससी में भी आता है और आपको याद भी होना चाहिए। कार्ल पियर्सन, जो कि आप जानते हैं भाई, जब कोरिलेशन निकालते हैं तब दो चीजों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। एक तो कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग, और एक और होता है यहां पर दो के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो एक कार्ल पियर्सन है और एक स्पेयरमैन है। अब देखो यहां पर ये कहते हैं कि अगर मुझे कोरिलेशन निकालना हो, कभी भी फॉर्मूला ध्यान से देखना, कोरिलेशन क्या होगा, आर क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये तो रहता ही है अंडर रूट,
बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। देखो ये एक तरीका होता है, यानी कि जो हमारे पास दो जो वेरिएबल दिए गए, अगर हम उनको मल्टीपल करके अंडर रूट कर दें, मल्टीपल करके उनका स्क्वायर रूट कर दें, यानी स्क्वायर रूट कर दें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल ऑफ द टू रिग्रेशंस, दो जो देर रिग्रेशंस दिए गए, दो जो कॉन्सेप्ट दिए गए, अगर उनको मल्टीपल करके उनको अंडर रूट कर दिया जाए तो वो हमें क्या बताएगा, उसका आर बताएगा। आर निकालने का एक तरीका ये भी होता है। क्वेश्चन हिंदी में दिया जाएगा कल्पना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहा आज ही मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कुछ नई चीजें। तो याद रखना, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन की बात नहीं है, वेरिएंस की बात नहीं है, दो वैल्यूज जो दी गई, दो रिग्रेशंस जो दिए गए, जो रिग्रेशंस लाइन दी गई, अगर उनको मल्टीपल करके उनका प्रोडक्ट करके अंडर रूट कर दिया जाए, मैं हिंदी में बना कर दूंगा इसे, ठीक है। चलिए, ये गलत आ गया। अब देखो, ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको लगभग सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। इसे ऑल ऑफ अबव कह लो, मोर देन वन ऑफ द अबव कह लो, या इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर दो, नन ऑफ दीज। मान लीजिए एक और ऑप्शन ऐड कर दिया, नन ऑफ दीज, ठीक है। अमूमन ये रहता है एग्जाम में और ये काफी काम आता है। अब देखो ध्यान से समझो, अगर दोनों चीजें हैं और उनका जो आर है वो जीरो है, अब इसका क्या मतलब है बताओ, कोरिलेशन कितना है, जीरो है। अब जब दो चीजें आपस में जीरो होती हैं, जब दो के बीच का रिलेशन जीरो होता है, तब बताओ क्या होगा। तो दो चीजें हैं और उनके बीच का रिलेशन जीरो है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। वेरिएबल जो है वो अनकोरिलेटेड है, ये भी सही बोल सकते हो। उनके बीच कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, ये भी कह सकते हो। बोलो हाँ। तो आप कहोगे जी सारे सही है इसके अंदर, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो नॉन रिलेटेड हैं, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अभी 7:30 बजे क्लास शुरू की है, 3-4 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं भाई। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। अगर दो चीजें हैं और उन दोनों के बीच जो आर बन रहा है, जो आर बन रहा है वो क्या बन रहा है सर, वो आर बन रहा है आपका वन। अगर रिलेशन वन आ रहा है तो इसका क्या मतलब है बताओ, अगर रिलेशन वन आ रहा है। तो आपने कहा ये जो होंगी रिग्रेशन लाइंस आइडेंटिकल, मतलब एक हो जाएंगी, मतलब इतना क्लोज कि एक लाइन हो जाएगी और परफेक्ट लीनियर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल वन कोरिलेशन। तो इसका मतलब यहां भी मोर देन वन, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो आइडेंटिकल हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, परफेक्ट लीनियर रिलेशन हो जाएगा। अगर दो चीजें दी गई B1 और B2, और आपको बताना है इनके बीच कोरिलेशन कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे। अगर दो वैल्यू दी जाए B1 B2 और उनके बीच आर निकालना हो तो कैसे निकालोगे।
चलिए, तो आपने कहा ये वाला ठीक लग रहा है कि हम दोनों मल्टीपल का ऑब्वियस है अंडर रूट कर देंगे, दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे, यहां से निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। भाई प्रैक्टिस के क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए बस, और प्रैक्टिस तो जितनी भी करोगे आप जानते हो उतना ही बेहतर होगा। अगर वेरिएंस दिया है, ये क्वेश्चन मैंने कल कराए हैं वैसे, बताओ मुझे। हमें वेरिएंस दिया है, बताओ सोच के क्या आंसर आएगा। बस फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, जिसने फॉर्मूला लगा दिया उसने आंसर ठीक कर लिया। चलिए भाई, देखो आपको ये पता हो कि जो वेरिएंस हमने लिखा था वो क्या था सर। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर वेरिएंस दिया हुआ है 81, तो अब इसको अंडर रूट 81 कर दूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 9। बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 आ जाएगा। अब आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। ये 30 दिया है, ये 9 दिया है, ये मीन निकालना है मुझे, इंटू में 100 दिया। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा मीन 9/30 × 100। इसका राइट आंसर होगा। बस ये आंसर आपको पता होना चाहिए था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो निकालते हैं हम उसका फॉर्मूला एस डी अपॉन मीन्स इंटू 100 है। अब हमें एस डी दिया हुआ है, क्योंकि वेरिएंस दिया हुआ है उसका अंडर रूट कर दो तो एस डी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम दोनों मल्टीपल कर चुके हैं पहले ही। तो हम उसी से मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी वैल्यू में मीन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद अपनी फाइल में से ही क्वेश्चन ऐड करेंगे। यहां ध्यान से देखना है, अगर दो ऑब्जर्वेशन दी गई है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को और बताओ आंसर। जो भी वैल्यू दी गई है, पांच ऑब्जर्वेशन है 4.4 एंड द वेरिएंस इज 8.24। अगर ये दो इनमें से थ्री ऑब्जर्वेशन 1 to 6 है, तो बाकी के दो क्या होंगे।
टोटल वैल्यू 22। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी है 1 2 6 एक्स वाई, और ये सब मिला के 22 होना चाहिए। यानी अगर इन सबको देखूं मैं, इन वैल्यूज को अगर मैंने दोनों को एक्स वाई माना, तो मेरे पास ये क्या, इन सबका जोड़ कितना, 22 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, वो 13 आनी चाहिए। अब ये कब आएगी 13? 4 और 9 करें तो 13 आएगा। एक वैल्यू 4 हो और एक वैल्यू 9 हो तो 13 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 22 है, और 22 आने के लिए जरूरी है कि एक्स और वाई, ये दोनों जो नंबर हैं ये मिला के 13 होने चाहिए। बस सौरभ, आज तक की बात है, बस आज के बाद फिर वही होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब बहुत सारे नए क्वेश्चन मैंने आपके ऐड कर दिए। बताइए समझ में आ रही हैं सारी चीजें, आसान लग रही हैं अब तो? यदि माध्य और बहुलक 4 और 10 है, तो उनकी माध्यिका क्या होगी? वही फॉर्मूला है, Z = 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चार माध्य और बहुलक है, यानी बहुलक है 10, की मीडियन है -2 × 4, यानी 8। 10 में से और 8, 18/3 मीडियन हो जाएगा, यानी 6। मीडियन होगा 6। ये इधर आके प्लस होगा, 18 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो आपको पता ही है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा। ऐसी सैंपलिंग टेक्निक जिसमें हर 10वें एलिमेंट जो है, पॉपुलेशन का हर 10वां एलिमेंट ही चुना जाए, इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा? यानी एक बात फिक्स कर दी जाए, और फिक्स करके बोला जाए कि नहीं 10वां पद ही चुना जाएगा, तो इसका मतलब वो सिस्टमेटिक हो गया, सिस्टम बना दिया गया कि 10वां पद ही चुना जाएगा, वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग होगी। सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, ये बात किसने कही? ये अब देखो, ये टर्मिनोलॉजी वाली सवाल है। ये टर्म हो गई आपके पास, और इस टर्म को आपको याद करना है। ये एक सिंपल टर्म दी गई है, और इस टर्म के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये टर्म किसने कही है।
तो ये बात है बॉडिंगटन, ये बॉडिंगटन के द्वारा कहा गया है कि सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। क्योंकि ऐसे भी सवाल देखो कई बार हमें दिख जाते हैं एग्जाम में, और मैंने कहा ना, छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, कोशिश सारी करनी है कि गलती ना हो बस। जैसे कि एक सवाल और है, सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेजेस। अब ये स्टेटमेंट किसने कही है? इज अ साइंस ऑफ एवरेजेस। अब देखो, ये बात जो कही है बाउले के द्वारा कही गई है, मतलब बॉडिंगटन की स्टेटमेंट तो आपने लिखी, सांख्यिकी जो है वो साइंस है पॉसिबिलिटी का। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बिल्कुल। फिशर, लेस्पियर, पास्चे इंडेक्स वाली की बात कर रहे हो, उससे शायद आप बता देता हूं, चलो उसके बारे में अलग से। तो सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। वैसे आता कहां है भाई, बाउले वगैरह, वो फिशर वगैरह के फॉर्मूले तो नहीं पूछे गए अब तक, चलिए फिर भी ये एक स्टेटमेंट दी गई है, ये याद करनी है भाई। अब इसमें कुछ वो नहीं है लॉजिक। सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। यानी अगर आंकड़े ना हो तो आप इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो बिल्कुल बेकार, उसका कोई यूज नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, यानी उसका इस्तेमाल बेहतर नहीं हो सकता। सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र के रहित जहाज जैसा है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अब ये बात टिपेट ने कही है, मतलब ये स्टेटमेंट याद रखनी है। चलिए, ये बात टिपेट ने कही है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जो ये डेटा है उसका फीचर क्या है उस बात की। तो ये सारी बातें सही हैं। यहाँ पर देखो, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स भी हैं, सारे ग्रुप बना के बताते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी होते हैं और कलेक्ट भी करते हैं, इनको एस्टिमेट करके भी करते हैं, कई बार एस्टिमेशन से भी होते हैं। मैंने इसीलिए कहा था ना, क्वेश्चन सारे ही कराऊंगा लगभग, और अभी तो प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी, यहां चाहे क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपके यूपी पीजीटी हो, चाहे आपका बीपीएससी का टीआरई 4 हो, जिसके लिए भी न्यूज आ रही है कि लगभग 1,48,000 वैकेंसी आ सकती है भाई। यूपी पीजीटी का एग्जाम जो है वो कहा जा रहा है दिसंबर लास्ट में और शुरू में जनवरी में हो सकता है, बताइए मुझे। तो मेरे भाई, और इसके अलावा भी किसी राज्य का होगा, यूपी और बिहार के अलावा भी होगा राज्य का, तो कराऊंगा मैं। किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है? माध्यिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, हम ओजाइव कर्व बनाते हैं, और उस ओजाइव कर्व की मदद से हम क्या कर सकते हैं सर? ओजाइव कर्व जो बनता है उसकी मदद से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। याद है आपको? उसकी मदद से माध्यिका निकाल सकते हैं।
चलिए, तो उसी को ओजाइव। एक होता है स्कैटर डायग्राम, वो निकालते हैं, स्कैटर डायग्राम जो निकालते हैं वो इसीलिए बनाते हैं, वो कोरिलेशन के लिए बनता है। चलिए, मैं उस पर भी देखूंगा, क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है, जितने क्वेश्चन होंगे उतना बढ़िया होगा। ये सवाल है एक, लेकिन इसका ना थोड़ा डाउट रहता है, इसमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, कहीं से ऑफिशियली डेटा नहीं मिल रहा है कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाएगा। चलिए, तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसका ना एग्जैक्टली आंसर तो नहीं मिल रहा है, बट इसके लिए यह माया गॉटफ्रीड फ्राइड एक्नमॉय, इनको माना जा रहा है, सिम्पसन को नहीं बोला जा रहा है। ये यहां थोड़ा सा डाउट है, मैं इसलिए आंसर नहीं लगा रहा हूं भाई, ये अभी भी ऑफिशियली तौर पर मुझे नहीं मिल पाया, कहीं एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा 100%। अच्छा, अगर हम किसी भी परिवार का या बजट का, हम देते ना, सरकार बजट बनाती है उसके बारे में हो, या परिवार का बजट हो, परिवार के खर्चे हो, कभी कभी ऐसा होता है हमें उसे एक चित्र की माध्यम से बनाना पड़ता है। उसे क्या कहेंगे? देखो, कभी भी आपने बजट को ध्यान से देखा हो, एक पाई चार्ट इस तरीके का ग्राफ होता है, उसे पाई चार्ट कहते हैं, कि कितना खर्चा किस चीज पर हो रहा है, इस तरीके का एक पाई चार्ट बनाया जाता है। बजट भी आपको देखो ना, गवर्नमेंट का, सरकार का, तो इसी आधार पर आपको नजर आएगा। संबंधित तथ्यों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना क्या कहलाता है? संबंधित तथ्यों को डिफरेंट कैटेगरीज में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिवाइड करना क्या कहलाता है? तो आपने कहा उसी को हम क्लासिफिकेशन करना कहते हैं, डेटा क्लासिफिकेशन करना। द्वितीयक स्रोत से प्राप्त डेटा क्या होता है? डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस का क्या मतलब है? तो ये मोर वेरिएबल रिलायबल तो नहीं होता, ये बात तो कंफर्म है, मोर रिलायबल तो नहीं होता। न्यूज़पेपर से ऑब्टेंड होता है, ये बात सही है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है उससे हमने ले लिया, चलो ठीक है। अच्छा, वर्तमान अध्ययन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए एकत्रित किया गया हो, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्य कोई भी हो, वर्तमान हो या कोई और सा उद्देश्य हो,
सॉरी, जैसे जनगणना है, उसका इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए भी किया जाए तो ठीक है। वर्तमान में जो कर रहे हैं उसके अलावा तो दोनों ठीक हो जाएंगे। मतलब क्योंकि जो वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए तो ओरिजिनल होगा, पर उसके अलावा किसी और में जब यूज करेंगे, जब किसी और में यूज करेंगे तब वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है भाई, जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए तो वो प्राइमरी रहेगा, उसके अलावा किसी और के लिए करेंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। मापने वाले टैप के साथ छात्रों की ऊंचाई रिकॉर्ड करने के बाद छात्रों के एक समूह की ऊंचाई पर एकत्रित किए गए डेटा को क्या कहेंगे? देखो, ये इसका मतलब है कि आप छात्र को रिकॉर्ड कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये आपकी प्राइमरी में हो गया। ये आपका प्राइमरी हो गया ना, आपने सीधा सीधा छात्र को बुलाया, उसको उसकी हाइट माप ली, तो ये सारा क्या कहलाएगा? कौन सा द्वितीयक डेटा है, सेकेंडरी डेटा है? इनमें कौन सा डेटा आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा? इनमें से कौन सा आपका जो है वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा? आपने कहा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से द्वितीयक नहीं होता, डायरेक्ट ऑरल से भी नहीं होता, क्वेश्चनेयर प्रश्नावली के माध्यम से करा तो वो भी कोई नहीं है, क्योंकि सारे प्राइमरी है, कोई ठीक नहीं है। जब आप डायरेक्टली किसी को पर्सनली पूछोगे तो ओरिजिनल हो गया, फिर तो वो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है मैंने आपको कल भी बताया था। देखो, जब हम डायरेक्टली खुद करते हैं किसी काम को, वो प्राइमरी है। जो रिपोर्ट बन गई किसी चीज की, उसका इस्तेमाल कुछ और पर्पस के लिए किया जाए, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने कोई रिपोर्ट बनाई अपनी, अब हम उसका एनालिसिस करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे क्या कहोगे? सेकेंडरी कहोगे। जैसे सरकार ने जनगणना कराई, ये प्राइमरी है। अब जनगणना का इस्तेमाल सरकार की मतलब कोई संस्था इसलिए कर रही है कि भाई हमारे देश में इतने एससी हैं, अब उन एससी का हमें ये वेलफेयर करना चाहिए, तो डेटा वहां से लिया उसने, खुद कैलकुलेट नहीं किया डेटा को कितने एससी हैं। तो इनमें से कोई ठीक नहीं है, सारे के सारे क्या हो गए? सारे प्राइमरी डेटा हो गए ये। जनगणना विधि कहां इस्तेमाल करना अच्छा है, सोचो। मतलब कई बार ट्राई करना पड़ेगा। जनगणना का मतलब है कि सबको लेना, सारे डेटा को लेना, सैंपल को नहीं लेना, सब डेटा को लेना, सारा डेटा लेना। तो जहां साइज बड़ा हो वहां थोड़ी जनगणना बेहतर हो, वहां कम चीज में अच्छी होती है। जहां पर आपके वाइडली डाइवर्स, जितनी साइज कम हो वहां सबको लेना, जहां बहुत बड़ा हो ना सैंपल करना पड़ता है, जहां लार्ज साइज हो वहां तो मुश्किल हो जाएगा ना सबको लेना। सोचो, जहां साइज बड़ा हो वहां सबको लेना मुश्किल हो जाएगा, कम में तो चल जाता है सबके लिए, लार्ज में तो सैंपलिंग करना बेहतर होता है। जहां पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो वहां सैंपलिंग करना बेहतर होता है।
सैंपलिंग करना और सेंसस विधि के बीच अगर आप तुलना करें तो किन बातों पे विचार करेंगे? अगर सैंपल लें और सेंसस लें, मतलब कुछ लोगों के आंकड़े लें या सबके ही आंकड़े लें, तो इनमें देखो एक्यूरेसी का भी फर्क आएगा, है ना भाई? एक्यूरेसी का भी डिफरेंस आएगा। तो आप कहोगे उनका एरिया अलग अलग होगा, एक्यूरेसी और कॉस्ट भी अलग अलग आएगी। भाई सेंसस की कॉस्ट ज्यादा है, सैंपल की कॉस्ट कम है। एक्यूरेसी सेंसस की ज्यादा है, सैंपलिंग की कम है। सर्वे का जो एरिया है वो भी बदल जाएगा। अगर आप सैंपलिंग करते हो तो उस की जो रिलायबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो सब चीजों पर डिपेंड करती है। भाई जो डेटा करने वाला वो कितना ट्रेंड है, सैंपल का मेथड क्या लिया है, साइज कितना आप ले रहे हो, मतलब कितने लोगों को इंक्लूड कर रहे हो। देखो, पर्सनली बायस्ड होना कहां ज्यादा पॉसिबल हो सकता है? अगर पर्सनली बायस्ड होने की बात करें, देखो आजकल मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप देखोगे ना, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे जो न्यूज चैनल होते हैं, हमारे जो न्यूज एंकर होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए कि ये कोई बिल आ रहा है, कोई कानून बनाना है। अब उस बिल के लिए दिखाना है सरकार को कि हमारे समर्थन में या हमारे विरोध में है लोग। अब जनरली होता है क्या, ये मीडिया क्या करती है, कुछ लोगों से बात करती है और स्पेसिफिकली वो टारगेट करते हैं उन लोगों को जो उन्हीं के उद्देश्य वाले होंगे, जो कहेंगे कि हाँ इसको सपोर्ट। अब उनको 10-20 लोगों को या 10-20 हजार लोगों को देखकर हमें लगेगा कि हाँ ये सारे लोग इस कानून के समर्थन में हैं, या सारे के सारे लोग देश में कानून के विरोध में हैं। हम ये उम्मीद कर लेंगे, ये बायस्ड होकर हो जाएगा। ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है, रैंडम तरीके से नहीं पूछा गया। वो जानबूझकर, जब उनको पर्पस क्लियर हो तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई कराएंगे कि भाई देखो सभी लोग चाहते हैं, देश का हर एक व्यक्ति, आप 10-20 लोगों को देख पाते हैं, 100-50 लोगों को देख पाते हैं, 1000-2000 लोगों को, और उसको देखकर ही अपने माइंड में बना लेते कि देश का लगभग हर एक इंसान ये बात चाहता है। तो ये जो होती है ना, इसे पर्पसिव कहते हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है भाई? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास हैं, मैंने लगभग सारे करा दिए। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, मैं अभी और भी बहुत कुछ कराऊंगा। ठीक है? तो बस इसको ध्यान में रखना है आपको। और आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी आगे जरूरत पड़ेगी तो जैसे भी मैं और पॉइंट ऐड करूंगा और क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है? पहले आप इतना कर लीजिए इसे, और उसके बाद
चलिए भाई, तो स्टेट्स में इतना है। अब मैं मंडे की क्लास में, मंडे का टाइम चेक करना, मंडे की क्लास में जो भी थ्योरी वगैरह लास्ट बची है वो कराऊंगा, और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद से, मतलब मैक्सिमम 1 या 2 दिन मैक्सिमम, जो भी जैसे सोलो मॉडल पे है, लेविस मॉडल है, और जो आपके वाइजमैन पिकॉक मॉडल है, एक दिन में करा दूंगा सारा। 1.5 घंटे की क्लास में सारी मॉडल्स करा दूंगा एक क्लास में, लगभग 1 से 2 भी हो सकती है। फिर एनसीईआरटी शुरू होगी हमारी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।